जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास AK अकेडमी में, जहां की हम इंडियन आर्मी की GK GS की कंप्लीट तैयारी की बातें करते हैं और सारे क्वेश्चन उन्हीं से संबंधित करते हैं जो कि आपके इंडियन आर्मी के परीक्षा में किसी भी पोस्ट की, जैसे कि आप कलर की तैयारी कर रहे हो या फिर ट्रेडमैन की कर रहे हो या फिर GD यानी कि जनरल ड्यूटी की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारी आप तैयारी GK GS की आप एक ही क्लास में कर सकते हैं जिसका नाम है AK अकेडमी क्लास। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्लास में नए हैं तो आप इस क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन डेली पाने के लिए, ताकि आप डेली इस क्लास की सारी वीडियो देख सकें जो कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलेगी। बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और ऑन कर लें। और फ्रेंड्स, डेली मैं 2 क्वेश्चन आपको देता हूं, वो आज भी दूंगा। इससे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसके जवाब भी हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा आज का सवाल क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अटेंडेंस के तौर पे जय हिंद कहना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए नारंगी, हरा, बैंगनी, या फिर ऑप्शन नंबर बी लाल, हरा, नीला, या फिर ऑप्शन नंबर सी पीला, गुलाबी, उजला, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिए गए में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लाल, हरा और नीला। इन 3 रंगों को आप तस्वीर में देख सकते हैं, यही प्राथमिक रंग है और इस प्राथमिक रंगों के मिश्रण से ही अन्य जो रंग हैं उनका निर्माण होता है या फिर वो रंग बनते हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे होंगे, इन्हीं 3 रंगों को ही प्राथमिक रंग कहा जाता है और इन्हीं के निर्माण से, इन्हीं के मिश्रण से अन्य रंग बनते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1946, या फिर ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1836, या फिर ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1945, या फिर ऑप्शन नंबर डी मार्च 1948। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा का निर्माण या गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसको ध्यान में रखना है, आंसर यही होगा। और फ्रेंड्स, ये जो जुलाई है, जुलाई को याद रखें या ना रखें, क्योंकि कहीं कहीं दिसंबर भी रहता है, तो आपको केवल ईयर याद रखना है कि 1946। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? यानी कि आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। ऑप्शन नंबर ए AB अलेक्जेंडर, या फिर ऑप्शन नंबर बी पैंथिक लॉरेंस, या फिर ऑप्शन नंबर सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि ऊपर दिए गए तीनों, क्योंकि यहाँ जो तीनों नाम दिए गए हैं ये तीनों सदस्य मौजूद थे कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, पौधे में जल का परिवहन कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? यानी कि पौधे में जो जल जाता है पत्तियों तक या फिर तना तक, वो माध्यम जो है, माध्यम है वो, तो माध्यम आप लोग को पता ही होगा कि जाइलम है। जल के माध्यम से, जल जब भी जाता है तो जाइलम के माध्यम से, लेकिन वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है केशिकत्व क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये पौधा दिखाया गया है जिससे कि आपको याद रहे, ज़्यादा समय तक आपको ध्यान में रहे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पौधे में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है और क्रिया केशिकत्व क्रिया कहलाती है। और फ्रेंड्स, यही क्रिया लालटेन की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है उसमें भी होता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए लंदन, या फिर ऑप्शन नंबर बी जेनेवा, या फिर ऑप्शन नंबर सी बैंकॉक, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैलिफोर्निया। तो फ्रेंड्स, थाईलैंड की राजधानी ये बैंकॉक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा और एक्स्ट्रा कुछ तो है नहीं इसमें बतलाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर भेजें जो कि इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए अरुंधति राय, या फिर ऑप्शन नंबर बी विक्रम सेठ, या फिर ऑप्शन नंबर सी अनीता नायर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सलमान रुश्दी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सलमान रुश्दी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तस्वीर में, यही मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक है जिसकी रचना सलमान रुश्दी के द्वारा की गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर बी देहरादून, या फिर ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, या फिर ऑप्शन नंबर
डी कोलकाता। तो भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, इसे फ्रेंड्स ये जो है ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स अगर आपसे इसकी स्थापना की बात पूछी जाए तो आप कहेंगे 1851 में इसकी स्थापना की गई थी, जबकि उद्गम यानी कि ये कब प्रकाश में आया अगर ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे 1836 में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यही है भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, जो कि कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 25 मिलीमीटर या फिर ऑप्शन नंबर बी 25 मीटर या फिर ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स सामान्य मनुष्य की जो नेत्र होती है वो 25 सेंटीमीटर तक के वस्तु यानी कि दूरी पर ही आप उसको देख पाते हैं। अगर आप उसको ज़्यादा नज़दीक ले आइएगा तो आप नहीं देख पाइएगा, या फिर अधिक समय तक देखते हैं तो आपकी आँख खराब हो सकती है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, एक बंद कमरे में कार्यरत फ्रिज का दरवाज़ा खुला रखने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा या फिर ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा या फिर ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर किसी बंद कमरे में फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो उस कमरे का टेम्परेचर ये बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रिज और फिर एसी, फ्रिज और एसी ये दोनों जो हैं ये CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्सर्जित करने का काम करते हैं, जो ओजोन लेयर को काफ़ी क्षति पहुंचाने का काम करता है, जिससे कि सूर्य से हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आ सकती हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत्न होता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति या ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स जब तक मैं ऑप्शन बोलता हूं, अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले सुन रखा है तो इसका आंसर आप लोग करके रखेंगे, और जब मैं आंसर बोलता हूं तब आपको मिलाना है कि आप कितना सही याद किए हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बतला देता हूँ कि यहाँ पे आंसर होगा राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत्न होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। और राज्यपाल वर्तमान में बिहार के जो राज्यपाल हैं वो फागू चौहान हैं, जो कि आप तस्वीर में देख रहे होंगे, यही फागू चौहान है, और ये 39वें बिहार के 39वें राज्यपाल हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, टोक्यो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ओजोन लेयर का खात्मा होने से या फिर ऑप्शन नंबर बी पानी का पॉपुलेशन या फिर ऑप्शन नंबर सी जंगल के जीवन का बचाव या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रीन हाउस प्रभाव। तो फ्रेंड्स क्योटो प्रोटोकॉल ये ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है, और इसमें कुल 192 देश ये क्योटो प्रोटोकॉल के सदस्य के रूप में शामिल हैं, जिसमें से कनाडा इससे यानी क्योटो प्रोटोकॉल से अलग हो गया है। ये आप ग्राफ में देख सकते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मानव चर्बी में कौन से विटामिन घुलते हैं या मिले होते हैं? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए डी ई के या फिर ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी और सी या फिर ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं, इससे पहले वाली वीडियो में भी ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं विटामिन से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे आप फिर से आपको ध्यान में मैं दिला दूं कि ए डी ई के जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है, और हमारी चर्बी में जो ज़्यादातर विटामिन मौजूद होते हैं वो होते हैं ए डी ई के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और विटामिन ए अगर किससे प्राप्त होता है ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे गाजर से अधिक मात्रा में विटामिन ए प्राप्त होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे बेरी रोग होता है। और विटामिन सी जो है इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है हमारे मसूड़ों में। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण या फिर ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण या फिर ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण या फिर ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। सूर्य की किरणों को एक जगह एकत्रित करने का काम अवतल दर्पण करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं वो विकिरण के माध्यम से आती हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सूर्य की किरणों से जो गर्मी उत्पन्न होती है वो विकिरण के माध्यम से ही पृथ्वी पे अवतरित होती है या आती हैं, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान या फिर ऑप्शन नंबर सी हरियाणा या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना है जो कि उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में स्थित है, और जिस वजह से इसका नाम टिहरी बांध है। और फ्रेंड्स ये टिहरी बांध
और फ्रेंड्स इसी बांध को यानी कि टिहरी बांध को ही राम तीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं यही टिहरी बांध है और 1978 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। हमारा अगला सवाल है टेलीविज़न के आविष्कारक का नाम बताएं, यानी कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए मार्कोनी या फिर ऑप्शन नंबर बी J.L. बेयर्ड या फिर ऑप्शन नंबर सी एडिसन या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो आप लोग को पता ही होगा, न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा J.L. बेयर्ड। फ्रेंड्स आप तस्वीर में देख सकते हैं यही J.L. बेयर्ड है जिनकी प्रतिमा हेल्सबर्ग में स्थित है और इनके पिता पादरी हुआ करते थे। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही अपने साथियों के सहयोग से एक कलर टेलीविज़न का आविष्कार कर दिया था, जिस वजह से ये जाने जाते हैं। और फ्रेंड्स ये अगली तस्वीर ये मार्कोनी की है, जिन्होंने बिना तार का तार यानी कि लंबी दूरी तक रेडियो संचार भेजने का काम इन्होंने ही किया था। और लास्ट में ये है एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन। इन्होंने ही बिजली के बल्ब का आविष्कार एडिसन ने ही किया था। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इन चारों क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। और न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ये तो आप लोग बखूबी जानते ही हैं। लेकिन फ्रेंड्स कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि न्यूटन के प्रथम गति को क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम कहते हैं, जिससे कि गैलीलियो ने इसे पहले प्रमाणित करने का काम किया था, लेकिन उसने सिद्धांत नहीं दिया था। और सिद्धांत पूर्ण रूप से देने का काम इसने गैलीलियो ने ये न्यूटन ने ही किया था, जबकि गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि कल के सवालों के जवाब जिन लोगों ने दिए हैं वो क्या है और उनके जवाब कितने हद तक सही हैं। और आज का जो सवाल है वो भी मैं आपसे आगे वीडियो में आपसे पूछने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मैं देख पा रहा हूँ कि कल का जो सवाल था वो था कि BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये पहला सवाल था, जिसका जवाब धीरू कुमार आपने दिया है, मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका ये सवाल सही है। इसके लिए चलिए देखते हैं अगला सवाल का जवाब मदन मोहन मालवीय। शिवानी कुमारी आपने भी सही जवाब दिया है और शिवानी कुमारी आपने कहा है इंडियन पीनल कोड यानी कि IPC। सही बात है, इसका IPC का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड। और जय हिंद दोस्तों। और आगे देखते हैं, आपने धीरू कुमार आपने भी सही जवाब दिया है इंडियन पीनल कोड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग धीरू कुमारी और शिवानी कुमारी आप दोनों ने जो आंसर दिए हैं ये आपका आंसर सही है। रंजन कुमार आपने कहा है जय हिंद फ्रेंड्स, लेकिन आप जवाब भी दिया कीजिए जो मैं पूछता हूँ वीडियो में। और दीपक शर्मा आपने कहा है क्वेश्चन ए का आंसर ए होगा। जो भी हो, ए में जो भी है, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है, तो ए में अगर मदन मोहन मालवीय है तो सही है। और राजेश कुमार आपने कहा है जय हिंद। फ्रेंड्स आज का जो आपका पहला सवाल है, आपको बतलाना है संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगे थे। आपका ये पहला सवाल हो गया। और दूसरा सवाल आपको बतलाना है कि PROM का मतलब क्या होता है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, आपको बतलाना है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।